मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आज हमारे पास 4 अधिकारी बैठे हैं और संयोग से चारों अपने विभाग के जन सूचना अधिकारी हैं। मैं पहले थोड़ा सा संक्षेप में परिचय करवा देता हूं। हमारे बिल्कुल बगल में हैं श्री मानधाता सिंह जी। ये तहसीलदार हैं आगरा में, इससे पहले कुशीनगर में थे। उनके बगल में बैठे हैं ये नायब तहसीलदार हैं सौरभ श्रीवास्तव, और तीसरे पर अभ्यक्त राम तिवारी जी। ये बीएसए हैं, इस समय बहराइच में हैं। और उनके बगल में हैं बसंत कुमार तिवारी जी। ये अनुभाग अधिकारी हैं युवा कल्याण विभाग में। तो इस संक्षिप्त परिचय के बाद मैं कोशिश ये करूंगा कि आरटीआई पर जो चर्चा हो दर्शकों के लिए जानकारी परक हो। तो मैं शुरुआत जो है मानधाता सिंह जी से करूंगा। अपनी सर्विस में कई एक बार आपका आरटीआई से साबका पड़ा होगा और आयोग भी आना जाना हुआ होगा, तो आपका क्या अनुभव है आरटीआई के बारे में? और यदि कोई सवाल हो तो आप वो सवाल भी कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको समाधान में दे सकूं। सर प्रणाम सर, मैं मानधाता प्रताप सिंह, इस समय तहसीलदार खैरागढ़, डिस्ट्रिक्ट आगरा में पोस्टेड हूँ। इससे पहले मैं कुशीनगर में रहा हूँ और उसके पहले मैं जब नायब तहसीलदार था तो जौनपुर में था। कुशीनगर में सर आपका काफ़ी दौरा हुआ है। वहाँ मीटिंग हॉल में डीएम सर के सामने, एडीएम सर के सामने आपने बहुत सारी चीज़ों को बताया है कि सूचना 30 दिन के अंदर हमको देना है। जिसमें हमको ये कन्फ्यूजन है कि जैसे कि मांगते हैं कि उसकी उम्र क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, या उसके मोबाइल नंबर क्या है, किसी भी व्यक्ति के, हमारा जो कर्मचारी है, लेखपाल है, उसकी संपत्ति क्या है। तो हम इस सूचना को नदारद कर देते हैं कि 8A में उसको हम नहीं देते हैं। तो क्या सर ये सही है? हम उसको हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपने कर्मचारी की दे सकते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है सर। व्यक्तिगत जानकारी तो आप किसी की नहीं दे सकते सर कर्मचारी ही क्यों, आप किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जो कहीं से भी सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ है या गैर सरकारी व्यक्ति है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति मांगता है यानी जिसका डीएनए जैसा कोई रिश्ता नहीं है, तो आप उसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं। विशेष रूप से किसी की संपत्ति के बारे में मोबाइल नंबर तो आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है देने में। मोबाइल नंबर वैसे भी जो है अधिकारियों का तो रहता ही है, सीडीओ डीएम या इन सब का तो सार्वजनिक रहता है। कर्मचारी का भी मोबाइल नंबर अगर कोई मांगता है तो आप इस हिदायत के साथ दे सकते हैं कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे या इसके माध्यम से कर्मचारी को तंग नहीं करेंगे। यह लिखित लेकर भी दे सकते हैं, और ना भी लिखित ले दें तो मोबाइल तो दे सकते हैं, लेकिन किसी की संपत्ति की जानकारी, किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी, किसी के परिवार के बारे में जानकारी, किसी की चल संपत्ति के बारे में, किसी के शैक्षिक प्रमाण पत्र के बारे में, ये जानकारी नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए बाकायदा जो है आप आरटीआई एक्ट की धारा 8 के विभिन्न उपबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप कहेंगे वो आप 30 दिन के भीतर, और मैं बार बार दोहराता हूं बैठकों में भी, 30 दिन का मतलब 29वें दिन नहीं। अगर 29वें दिन में ये सूचना दी आपने तो आप मान कर चलिए ये सूचना से इनकार के बराबर है। इसका मतलब जानबूझकर आपने लिंगरान किया और उसको संताप देने के लिए आपने 29वें दिन एक छोटी सी जानकारी दे दी। कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जानकारी अगर छोटी सी है और आपको मना करना है, आपको लगता है कि मना करना ही उचित है आरटीआई एक्ट में, तो आप आरटीआई जब लगे तो उसके 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद ही आप मना कर दें। और मना करने के साथ आप ये कह सकते हैं कि अगर आप इस सूचना से संतुष्ट नहीं हैं
तो आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जा सकते हैं। लेकिन जो भी कार्यवाही आपको करनी है सब 30 दिन के भीतर सूचना को डिलीवर करना मस्ट है। सर दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसे हमारे पास आते हैं लोग कि खसरा खत्म है, नक्शा की लंबाई चौड़ाई आप नाप के बता दीजिए। नहीं ये नहीं दे सकते आप, उसके लिए क्रिएट नहीं कर सकते हैं हाँ, सर। सूचना के न क्रिएशन का प्रावधान है न उसके सृजन का प्रावधान है। नक्शे के अनुसार लंबाई चौड़ाई बताना इसके लिए अलग प्रावधान है, वो अलग से एप्लीकेशन दें और लंबाई चौड़ाई के बारे में जो है सक्षम प्राधिकारी के पास जाएं और उसकी लंबाई चौड़ाई करवाएं। होता है कि परेशान हाल आदमी सोचता है कि 10 रुपए का आरटीआई लगाने से उसका काम सरल हो जाएगा। तो आरटीआई का उद्देश्य काम कराना नहीं है, सूचना दिलवाना है। लेकिन अगर बाय द वे इस तरह कोई आरटीआई आती है और आप उसका काम सरल हो जाता है और अधिकारी या संबंधित जन सूचना अधिकारी अगर उसका काम करवा देता है तो इसमें कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि हम कल्याणकारी स्टेट की कल्पना करते हैं। इनके बगल में है सौरभ श्रीवास्तव जी, मैंने पहले ही बताया था, ये नायब तहसीलदार हैं नौतनवा में, नायब तहसीलदार हैं, महाराजगंज की तहसील है। तो सौरभ जी आप बताइए, आपका इनसे इतर कोई अनुभव हो, कोई सवाल हो? सर सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर आरटीआई के बारे में मुझे सवाल आपसे एक करना है। उससे पहले मैं आरटीआई को अपना अनुभव बता देता हूँ कि आरटीआई मैंने एक बार खुद प्रयोग किया है। अच्छा। जब मैं छात्र जीवन में था, जैसे हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई थी, काफी लेट हो गया था, तो हमने डाला तो उसका सोचना, तो फिर मैंने वो देखा कि वो एक पेज का बहुत ताकतवर चीज है। हमें तुरंत जवाब सूचना आ गई कि आपका इस कहानी कहाँ से रुका है, और फिर कुछ दिनों बाद वो आ गया था। लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन हमें कहीं से नहीं मिल पा रहा था कि ऑथेंटिक क्यों रुका है हमारा स्कॉलरशिप, वो आरटीआई में हमें मिल गया। अब हम उस पोजीशन पे हैं कि हम आरटीआई का जवाब देते हैं, तो वो भी ठीक लगता है। अच्छे एक जो समाज का सबसे, जिसको कहीं से सूचनाएं ऑथेंटिक नहीं मिल पा रही हैं, वादी या प्रतिवादी बन गया। तो जी सर कह सकते हैं। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस है कि वो जो हमसे सूचना जो उसको ऑथेंटिक चाहिए वो हम प्रदान कर पा रहे हैं। तो सर एक अच्छा अनुभव रहा है आरटीआई का। इसीलिए हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसीलिए हम जब बैठकों में जाते हैं तो प्राय हम कहते हैं कि वादी कोई भी हो सकता है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी हो सकता है। अगर उसकी कोई ग्रीवांस है तो आरटीआई लगा के भाग सकता है जी। और पर्सनल कैपेसिटी में भी आरटीआई मांगी जा सकती है। जैसा आपने बताया, खुद ही आपने एक बार आरटीआई लगाया, बाद में आप जो है नायब तहसीलदार हो गए। अच्छा सर। तो स्टूडेंट लाइफ में आपने आरटीआई लगाई और जब अफसर हो गए तो आप जन सूचना अधिकारी के रूप में आरटीआई का जवाब दे रहे हैं। ये बहुत उपयोगी कानून है सबके लिए, सबके लिए। किसी सवाल के बारे में आप कह रहे थे? जी सर, मेरा ये है सर आपसे सवाल कि सर जैसे कई बार ये सूचनाएं मांगी जाती हैं, वो हमारे कार्यालय से नहीं होती, वो जैसे मंत्रालय से संबंधित होती हैं। तो वो सूचनाएं जैसे ऐसे तो नॉर्मल नियमावली में प्रारूप है कि हम प्रारूप 4 में इंफॉर्मेशन भेज के संबंधित राज्य सूचना अधिकारी को भेज दे, दूसरे स्टेट का हो। लेकिन जो मंत्रालय से जुड़ी सूचनाएं हैं या जो भारत सरकार की सूचनाएं हैं, उनके लिए कहाँ पत्र, जैसे गुड फेथ में आरटीआई में ये है कि आप उस विभाग को भेज दीजिए प्रारूप 4 पे, लेकिन उनके लिए हमें ये नहीं लगता कि उन्हें कहाँ भेजें वैसी सूचनाएं जो हमारे स्तर देखिए से आरटीआई एक्ट में है, जो सूचना पत्रावली पर धारित है वही सूचना देने के लिए आप बाध्य हैं। सूचना के सृजन का, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सूचना के सृजन का, सूचना के कलेक्शन का कोई प्रावधान नहीं है आरटीआई में। अगर सूचना नहीं है और आपको लगता है कि सूचना अमुक जगह पर होगी तो आप 5 दिन के भीतर वह अंतरण कर दीजिए कि यह सूचना हमारे पास नहीं है। मेरी अधिकतम जानकारी, फिर लिखिए, मेरी अधिकतम जानकारी में यह सूचना आपके यहाँ है, तो पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर यह सूचना वादी को आप डिलीवर कर दें आवश्यक रूप से, अन्यथा आप जिम्मेदार होंगे। उसकी एक प्रति वादी को यह कहते हुए लिखें कि कृपया आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि सूचना हमारे यहाँ धारित नहीं है। सर
जैसे आप कहते हैं केंद्र सरकार में या कहीं भी जहां आपकी भी जानकारी में नहीं है, तो आरटीआई एक्ट में कहा गया है निकटतम पहुंच सूचना की जहां हो वहां हो अंतरण। आपको लगता है कि यह सूचना इस मंत्रालय की है या आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन आपको लगता है कि वहां है, तो निकटतम पहुंच वाली जगह पर आप वो सूचना आप भेजें। बाकी जवाब वो देंगे। अगर उनके पास नहीं होगा तो हो सकता है उनके पास ये जानकारी हो कि ये सूचना उनके पास नहीं है, कहीं और है। लेकिन आपकी जन सूचना अधिकारी के नाते ये कोशिश होनी चाहिए कि सूचना की निकटतम पहुंच जहां हो वहां आप भेज दें। जैसे एक उदाहरण, मान लीजिए कोई सूचना आप जिलाधिकारी से मांगी गई, अब मान लीजिए वो शिक्षा विभाग की है, ठीक। अच्छा। अब ये नहीं तय हो पा रहा है कि यह उच्च शिक्षा की है, बेसिक शिक्षा की है या माध्यमिक शिक्षा की है, लेकिन ये पता है ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो निकटतम पहुंच यही है कि आप उसको जो है किसी गैर शैक्षणिक विभाग में न भेजें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।